बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में वेक्टर पढ़ रहे थे। आज हेडिंग डालिए रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, या ब्रैकेट में लिख लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। राइट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, मतलब समझिए जरा, हमें दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है या दो वेक्टर का एडिशन करना है। राइट, फिर अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन की भी बात कर लेंगे। हमें दो वेक्टर का एडिशन करना है या उनका रिजल्टेंट निकालना, एक ही बात है। तो पहले तो मतलब समझो, मैं तुमसे कहूँ किसी भी पॉइंट पर, ये मान लो पॉइंट है, एक वेक्टर ऐसे, इसे हम लोग नाम देते हैं ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है ये मान लो बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल है थीटा। अच्छा, दो वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा कौन सा एंगल कंसीडर करते हैं? जो स्मॉलर एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये हमारा स्मॉलर एंगल है। हमसे कहा जाए, मान लो हम तुमसे इस पॉइंट पर हमने दो फोर्स लगाए, एक इधर 10 न्यूटन, एक इधर 20 न्यूटन, बीच का एंगल 30 डिग्री। बताओ इनका रिजल्टेंट फोर्स कितना, नेट फोर्स कितना? तो ऐसी बात करेंगे। तो पहले अच्छे समझ लें हम क्यों पढ़ रहे हैं रिजल्टेंट। हमसे कहा जाए हमने एक पॉइंट पर 10 न्यूटन राइट साइड लगाया, 20 न्यूटन 30 डिग्री एंगल पे लगाया। बताओ इस पॉइंट पर इस पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना? तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों फोर्स का वेक्टर एडिशन करना। तो देखिए तरीका क्या है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता, देखिए ध्यान से। अच्छा, हमने एक बात और पढ़ी थी कि कोई भी वेक्टर को हम उसी के पैरेलल अगर डिस्प्लेस्ड कर दें तो बताओ वेक्टर में कोई फर्क नहीं होता है। तो देखो एक वेक्टर ए ऐसे है, ऐसे वेक्टर ए, इसे बोलते हैं टेल, इसे बोलते हैं हेड। लेकिन हमने आपको बोला था मैं टेल और हेड जैसा कोई वर्ड यूज नहीं करूंगा। आप ऐसे समझिए, हम पहले ए चले, ऐसे मान लो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम पहले ए मीटर चलेगा इधर, तो ये वेक्टर ए की लेंथ हो गई, मैग्नीट्यूड। ठीक, वेक्टर बी बताओ अगर हम इसी के पैरेलल डिस्प्लेस कर दें, यहाँ पर ऐसे ले आए, फिर हम इधर मुड़ गए, कितनी दूर चले गए? बी मीटर। हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, और बताओ कितने एंगल पे मुड़ गए? थीटा एंगल पे, ये थीटा एंगल। तो बताओ हम यहाँ से चले, ये इनिशियल, और हम यहाँ तक पहुँच गए, ये पॉइंट है फाइनल। तो हमसे कहा जाए कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना, तो मैंने कहा था कि वेक्टर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो हम इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर देंगे। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ये, तो इसे हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, और ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और अगर हमें इसकी लेंथ चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो बहुत अच्छे समझ लीजिए, तो ये इनिशियल से फाइनल को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमको बताओ रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। अब कुछ लोग इसी को ऐसे बोलने लगते हैं कि पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड ज्वाइन कर दो। तो हम ना आपको कन्फ्यूजन नहीं देना चाहते, आप डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए। आप ऐसे समझो, पहले हम ए मीटर इधर गए राइट साइड, फिर बी मीटर थीटा एंगल पे चले गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? तो आपने कहा इनिशियल से फाइनल ज्वाइन कर दो। या कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं, एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है थीटा एंगल पे, तो नेट रिजल्टेंट होगा पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड। तो पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड जोड़ दो, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। राइट, तो खैर मैं तो यही बोलता हूँ कि आप इनिशियल से फाइनल ज्वाइन कर दो। सीधी सी बात है कि आप इनिशियल कहाँ से शुरू करें और फाइनल कहाँ पे ख़त्म करें, उन्हें ज्वाइन कर दो, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो देखो भाई, अगर ये वेक्टर बी है, हम कंपोनेंट सीख चुके हैं, तो हम इस वेक्टर बी को हटा करके, अगर इसके कंपोनेंट इस्तेमाल करें, देखना ध्यान से, इसके अगर हम कंपोनेंट इस्तेमाल करें तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा बी का कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी का साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड। अगर ये लेंथ बी है तो ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। तो जरा देखो, ये जो ट्रायंगल है, इसे ए पॉइंट नाम देते हैं, इसे बी, इसे सी। तो जो ए और इसे नाम देता है डी पॉइंट, ए डी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बेटा। तो बताओ ये आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बताओ, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर
तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो मॉडुलस बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये देखिए ज़रा, आर स्क्वायर बराबर रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर, इसे ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा इधर देखो, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, चाहो तो हम लिख के दिखा दें एक बार, आएगा यही। तो ये बना वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर बन गया वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या वी स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये देखो, आर स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ गया रिजल्टेंट। अच्छा एक बात और ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से, ये वास्तव में रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर, यानी ये वास्तव में ऐसे लिखा है, अगर मैं एरो नहीं बना रहा हूँ तो ये वास्तव में मॉडुलस का स्क्वायर है, ऐसे मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर 2 टाइम्स मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। इसी को हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका मतलब मैं लिखना चाह रहा हूं इनके मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये आ गया रिजल्टेंट। अगर हमसे कहा जाए ये रिजल्टेंट, ध्यान से देखना, ये रिजल्टेंट इस वेक्टर ए से कितने एंगल पे, मान लो अल्फा, तो अगर हम यहाँ tan अल्फा लगा दें, tan अल्फा बराबर तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बन जाएगा, बताओ, बी का साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब देखो मैं केवल बी लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है। अगर मैं कहीं पर भी ए लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ ए, राइट। मैं साफ साफ कर दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैं केवल बी लिख रहा हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए वेक्टर, तो ये वेक्टर ऑफ ए है। दोनों में अलग अलग मतलब है, ये केवल उसकी लेंथ है मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो बताओ ये हमने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड। तो बताओ ये अल्फा एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विद ए वेक्टर। तो ये बताओ जो अल्फा एंगल है वो रिजल्टेंट वेक्टर ने बनाया है, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। उस एंगल को हम लोगों ने क्या बोला, अल्फा, राइट। नोट करिए। हमने इसी फोटो से, देखो ये फोटो बना दिया हमने, इसको इसी के पैरेलल यहाँ खिसका दिया। और मैंने पढ़ा था कोई भी वेक्टर अपनी लेंथ के पैरेलल डिस्प्लेस करा जाए तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है। हो गया। तो हमने देखा दो वेक्टर अगर थीटा एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट का स्क्वायर वो आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इतनी बात एकदम दिमाग में रखना। ये मैग्नीट्यूड लिखें, या चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मॉडुलस आर स्क्वायर मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर 2 टाइम्स मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और रिजल्टेंट ने ए वेक्टर से जो अल्फा एंगल बनाया tan अल्फा, वो v साइन थीटा यानी मॉडुलस b साइन थीटा अपॉन मॉडुलस a प्लस b कॉस थीटा। ये बताओ मॉडुलस b कॉस थीटा, राइट। इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो अब हम थोड़ा आगे आपसे बातचीत कर सकते हैं। देखिए जरा, हटा रहे इसको, आगे देखिए।
तो देखिए भाई, अगर हम यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन लें, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वेक्टर सीधा बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी। तो ये देखो आर का वेक्टर मैग्नीट्यूड, इसे हम लोग मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर थीटा 0 चाहो तो आप थीटा यहाँ 0 रख दीजिए, थीटा 0 रखिए, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 1 होता है। तो आर बराबर आ जाएगा, देख लीजिए, अगर हम थीटा 0 रखते हैं तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 बेटा 1 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आर हो गया, देखो ए प्लस आर स्क्वायर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो आर आ गया ए प्लस बी, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ आर इज इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी। तो वो बात मैंने पहले ही लिख दी थी, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये 2-3 स्टैंडर्ड बातें जो आपको दिमाग में रखनी है और वो फार्मूले से भी आती हैं। अगर मैं कह दूँ थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री तो बताओ आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और कॉस 90 बेटा 0 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मॉडुलस ऑफ आर इज इक्वल टू रूट के अंदर मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर। और ये तुम फोटो से भी समझ सकते हो कि अगर एक वेक्टर ये ए है, दूसरा वेक्टर बी उससे 90 डिग्री पर है, तो बताओ रिजल्टेंट इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो ये हमारा रिजल्टेंट का मॉडुलस आएगा। और ये रिजल्टेंट का मॉडुलस होगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरी संभावना, अगर थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, तो थीटा 180 रख दो जरा, इसका मतलब वेक्टर ए इतना बड़ा मान लो, ये वेक्टर ए का मॉडुलस, इसमें ऐड कर रहे हैं वेक्टर बी अपोजिट है इधर की तरफ, तो बताओ जरा ये इसका मॉडुलस। तो बताओ इनका जो रिजल्टेंट आएगा, अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आएगा हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस, ये आएगा, राइट। तो मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि इस कंडीशन में अगर थीटा 180 है तो आप ये लिख सकते थे कि मॉडुलस ऑफ आर या मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी वास्तव में सब्ट्रैक्ट हो गए, और ये आएगा मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस बी, ये आ जाएगा फाइनली। देखो ए प्लस बी का मतलब इनका रिजल्टेंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, और मॉडुलस ले लिया तो उसका मैग्नीट्यूड, और वो आएगा मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस बी। चाहो तो चेक कर लो, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 2ab हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आर आ जाएगा ए माइनस बी, राइट। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, तो देखो हम तुम्हें एक बात ये बता दें, आपको एक बात का मतलब क्लियर होना चाहिए कि आप आर वेक्टर को हमेशा ये लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हम इन दो का रिजल्टेंट ले रहे हैं। अब यही रिजल्ट, ये मॉडुलस हो गया तो इसका मॉडुलस, अब यही वैल्यू कभी मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी बनती है, कब? जब थीटा 0 डिग्री होता है, ठीक। यही आर वेक्टर का मॉडुलस हमेशा ये लिखा जाएगा ए प्लस बी, और यही बराबर आता है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कब आता है? जब थीटा 90 डिग्री। तो इतना लिखना हमेशा सही है जनरल, कि रिजल्टेंट का मतलब है उन दोनों वेक्टर को हमने वेक्टर एडिशन करा, और फिर उस वेक्टर एडिशन की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग आएगी, अलग अलग एंगल पे अगर वेक्टर हैं, राइट। और कभी यही आर वेक्टर का मॉडुलस, यानी मॉडुलस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी
विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी। ये आएगी, ये कब आएगी? जब थीटा हमारा 180 डिग्री होगा। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, कोई प्रॉब्लम? यानी बताओ इतना लिखना, आर वेक्टर का मतलब ए प्लस बी, रिजल्टेंट का मतलब मॉडुलस ले लिया, मॉडुलस ले लिया। अब ये वैल्यू अलग अलग आ सकती है अलग अलग एंगल पे अगर वेक्टर है, ठीक है। तो अब ऐड डालिए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ये एडिशन था, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो थोड़ा सा हम टच देंगे सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन कुछ होते नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही है, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही है, बस अपोजिट वेक्टर का एडिशन है। समझिए मतलब कहने का क्या है। समझिए मतलब, मैं तुमसे ऐसे कहूं यार, ये वेक्टर ए था, ठीक, ध्यान समझिएगा, ये वेक्टर बी था और इनके बीच में ये एंगल थीटा था। तो यहां से शुरू करे थे, यहां पे ख़त्म करे थे, आपने कहा इसको ज्वाइन करे थे, ये था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी आर वेक्टर का मॉडुलस, ठीक। अब आइए जरा, अब मैं बात कर रहा हूं कि हमें निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सब्ट्रैक्शन। तो देखो जरा, अगर हमें अब जो रिजल्टेंट चाहिए वो इसका चाहिए ए माइनस बी, तो पता मैं क्या करूंगा, मैं से करूंगा ए प्लस माइनस बी, ऐसे लिखूंगा मैं। तो देखो भाई, ए वेक्टर ये है और माइनस बी वेक्टर इस वेक्टर के अपोजिट इधर आएगा, अपोजिट आएगा ऐसे, उतना ही बड़ा वेक्टर ये होगा माइनस बी वेक्टर, राइट। तो बताओ इसको, ये इनिशियल, अब ये फाइनल, तो इसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। बहुत अच्छे समझ लीजिए। तो अगर हम बताओ ये हमारा ए प्लस बी है तो ये ए माइनस बी है, क्लियर। तो बताओ जरा इसको कैसे निकाला जाए। तो देखो भाई, ये वेक्टर अगर ए था और ये वेक्टर बी था, ये एंगल थीटा था, ये थीटा था तो ये थीटा होगा। अगर ये थीटा था तो बताना भाई इसके कंपोनेंट कर लो इस वाले वेक्टर के, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना, v cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा v sin थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, ये v cos थीटा से a वेक्टर में सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये बचा पता कितना, a माइनस v cos थीटा, और ये बचा b sin थीटा, राइट। अब हम अगर इनकी लेंथ ले लें, ये तो ये बताओ हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है a माइनस बी, इसका हमें मॉडुलस चाहिए। तो बताइए भाई, रिजल्टेंट का स्क्वायर यानी a माइनस बी का स्क्वायर बराबर, तो बताओ दिस स्क्वायर यानी a माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो बहुत बढ़िया समझ लीजिए, ये b का मॉडुलस है, ये मॉडुलस a, ये मॉडुलस b। तो अब हम इसके ऊपर एरो नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। चाहो तो आप मॉडुलस लगा लें या ऐसे छोड़ दें। तो आर स्क्वायर a माइनस बी के मॉडुलस का स्क्वायर, ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए जरा, आर स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर, ये देखो बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये देखिए वो रिजल्ट आ गया, राइट।
तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ गया, बहुत आसान है। जहाँ पे थीटा इज द एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। तो चलिए कुछ सवाल हम लोग करेंगे इस कॉन्सेप्ट पर, फिर आगे बढ़ा जाएगा। अब हम लोग कुछ सवाल करने जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बेटा मैंने केवल ऐसे लिख दिया a माइनस बी कॉस थीटा। ये a वास्तव में वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, ये b वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये सब मैग्नीट्यूड लिखें। चलिए सवाल लिखिए, लेकिन टू वेक्टर्स, क्वेश्चन लिखिए, कुछ सवाल करेंगे हम लोग। टू वेक्टर्स एक्टिंग थ्रू ए पॉइंट, एक्टिंग थ्रू ए पॉइंट आर इन रेशियो 3:5, आर इन रेशियो 3:5, कॉमा करके लिखें। इफ एंगल बिटवीन देम, इफ एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, if angle between them is 60 degree and magnitude of their resultant, and magnitude of their resultant, and magnitude of their resultant is 35, and magnitude of their resultant is 35, and magnitude of their resultant is 35. Find magnitude of both vectors, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स, राइट। हमें उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता करने को कहे गए हैं। तो पहले तो अच्छे से समझ लीजिए, मान लो एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है, इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो 3:5 कहा गया है। सवाल पढ़ लीजिए। और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, और इनका जो रिजल्टेंट है उसका मॉडुलस 35 है, 35 है, राइट। अब बताओ ये दो फोर्स हुए अगर, तो ये न्यूटन में होगा रिजल्टेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मीटर में होगा, वेलोसिटी हुआ तो मीटर पर सेकंड में होगा। तो हम लोग इसे यूनिट ऐसे लिख दे रहे हैं, 35 यूनिट। जो वेक्टर होगा उसके हिसाब से यूनिट होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट तो मीटर, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड, फोर्स तो न्यूटन। सवाल देखो पहले अच्छे से क्या है। हम कह रहे हैं दो फोर्स मान लो, चलो दो फोर्स हैं, एक A और एक B। ये किसी पॉइंट पे लग रहा है ऐसे, और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री कहा गया है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो 35 न्यूटन मान लो चलो। तो बताइए इनका रेशियो 3:5 है, तो क्या मैं ऐसे बोल दूँ मॉडुलस ऑफ A अगर 3x तो मॉडुलस ऑफ B 5x, बोलो भाई। तो मॉडुलस ऑफ R 35 दिया है, तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हमें निकालना आ चुका है? यस, मैं लिखूंगा R² बराबर A² प्लस V² प्लस 2AB cos थीटा। ये अभी भी सीखा है मैंने। बताओ ये जो A² लिखा है ये मॉडुलस A का स्क्वायर मॉडुलस B का स्क्वायर, ये R² 35 का स्क्वायर, A² 3x का स्क्वायर
वी स्क्वायर 5x का स्क्वायर 2 टाइम्स 3x इंटू 5x और इंटू कॉस थीटा कॉस 60। ये हुआ बताओ 1225, ये हुआ 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर और ये हुआ 15x स्क्वायर। देख लो यार कैलकुलेशन, cos 60 हाफ होगा, हाफ से 2 कैंसिल, तो ये 1225। ये बताओ जरा 49x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर ये हो गया 1225 अपॉन 49। तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ 35 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए x बराबर आ गया 35/7, यानी 5 आ गया x की वैल्यू। और अगर x आ गया 5 तो हम यहाँ रख दें, तो मॉडुलस ऑफ a बराबर 3x, तो x को 5 रख दो 15 यूनिट, अगर न्यूटन हुआ तो 15 न्यूटन, और b जो हुआ बताओ वो 5x था, x की वैल्यू 5 आई है, रख दो 25 यूनिट, अगर वो फोर्स हुआ तो 25 न्यूटन। अगर ये दो वेक्टर वेलोसिटी के हुए तो 15 मीटर पर सेकेंड और 25 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। राइट, नोट करो बेटा, फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे। रब कर दिया जाए, ओके। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हैविंग रिजल्टेंट 10 न्यूटन, हैविंग रिजल्टेंट 10 न्यूटन। कह रहे हैं दो फोर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, रिजल्टेंट 10 न्यूटन आ रहा है। एंड व्हेन एक्टिंग परपेंडिकुलर and when acting perpendicular have resultant 50 न्यूटन, have resultant 50 न्यूटन, और जब वो दोनों 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो 50 न्यूटन आ रहा है रिजल्टेंट। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस। बहुत आसान है यार, एक बात बताइए, पहले केस में दोनों 180 डिग्री पे लग रहे हैं, अपोजिट है 180 डिग्री, और 180 डिग्री पे लगेंगे तो बताओ आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, और कॉस 180 हो जाएगा -1, तो ये आर स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे -1 रख दो, तो आर आ गया ए माइनस बी पहले केस में। तो ध्यान दो, पहले केस में जो रिजल्टेंट है वो कितना है 10 न्यूटन। तो देखो पहले इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, a माइनस बी बराबर 10 न्यूटन, पहली इक्वेशन। ये बेटा a वेक्टर नहीं, ये मॉडुलस ऑफ a, मैग्नीट्यूड है वास्तव में, ये केवल मैग्नीट्यूड है, क्लियर, ये वेक्टर नहीं है अब। ओके, अब देखिए दूसरी कंडीशन, केस 2, जब थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो 90 रख दो यहाँ पे, तो आर स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 होता है 0। तो यहाँ देखो जरा, r बराबर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉडुलस है। तो अब रिजल्टेंट का आ गया 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन बराबर रूट के अंदर मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन, हमको ये दोनों फोर्स ए और बी चाहिए। तो देखो भाई, जो सेकंड इक्वेशन है इसे मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन को आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग सेकंड इक्वेशन। तो अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूं तो देखो हमें ए और बी के लेंथ निकालने, मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा देखो 50 का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरी बात को आप समझ गए हैं। अगर मैं केवल ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, एरो नहीं बना रहा हूँ, मतलब मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो बताओ ये 2500 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, v बराबर a माइनस 10। तो ये देखो a माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2500 a स्क्वायर 100 माइनस 20a। तो ये देखो 2500 बराबर 2a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100। तो एक बार सबको एक तरफ ला रहे हैं, 2a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 2400 बराबर 0। बताओ 2 से डिवाइड कर दो भाई, तो ये बताइए 1200 इक्वल टू 0। 1200 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 10 हो, फैक्टर करना आपको आता होगा, तो 40 एंड 30। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 40a प्लस 30a माइनस 1200 बराबर 0। ए कॉमन ले लो, a माइनस 40 प्लस 30 कॉमन ले लो, a माइनस 40 बराबर 0। तो यहाँ से पूरे से a माइनस 40 कॉमन लिया तो एक में आ रहा है a प्लस 30 बराबर 0। अब बताओ बेटा, a बराबर 40 आ गया और a बराबर माइनस 30 आ गया, तो ये a वास्तव में मॉडुलस है। तो बताओ किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये नॉट पॉसिबल, ये तो संभव नहीं है भाई। मॉडुलस माइनस कैसे हो जाएगा, मॉडुलस रूट के अंदर होता है, तो ये बताओ पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अगर ये प्लस माइनस दे रहा गलत है, तो इसका ये सही है। तो देखो आंसर आ गया, मॉडुलस ऑफ ए 40 न्यूटन आ गया, तो मॉडुलस ऑफ बी अपने आप आ गया। देखो यहाँ रख दो, ये अगर 40 तो इधर 10 जाएगा, तो ये 30 न्यूटन आंसर, ये आंसर आ गया भाई। नोट करिए, वेक्टर का आपको एप्लीकेशन समझना है। पूरे फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन होगा। प्योर क्वेश्चन वेक्टर से कभी नहीं आता है, वो हमसे टॉर्क में उसका एप्लीकेशन करवाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स में कराएंगे, एंगुलर मोमेंटम में कराएंगे, राइट। तो हम लोगों को वेक्टर आना जरूरी है ताकि हम आगे की फिजिक्स को समझ सकें। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में एप्लीकेशन करवाएंगे। आई थिंक क्लियर, इसे रफ कर दिया जाए। अगला सवाल नोट करिए, अगला सवाल, चलिए सवाल लिखिए। टू वेक्टर्स
of equal magnitude, two vectors of equal magnitude acting through a point, two vectors of equal magnitude acting through a point, two vectors of equal magnitude acting through a point, कॉमा करके लिखिए, the magnitude of resultant, the magnitude of resultant is equal to, magnitude of resultant is equal to magnitude of either vector, magnitude of resultant is equal to magnitude of either vector. Find angle between two vectors, find angle between two vectors, राइट। सवाल पढ़ लीजिए, कह रहा दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी उन्हीं वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है। अगर ऐसा है तो दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, तो बहुत आसान। तो बताओ, हम एक काम ना करें, मॉडुलस ऑफ ए एक्स मान ले रहे, मॉडुलस ऑफ बी एक्स मान ले रहे, मॉडुलस ऑफ रिजल्टेंट, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, ये भी एक्स के बराबर है। यही तो कहा गया कि दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के, उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो ये देखो ए प्लस बी का रिजल्टेंट, और हमने किसके बराबर माना, उन्हीं वेक्टर के बराबर एक्स मान लिया। अब कह रहे हैं अगर ऐसा है तो इनके बीच का एंगल बताइए। तो आप कह रहे हैं बहुत आसान, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अभी अभी पढ़ के गए हैं, जहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा, जहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा। तो ये देखो एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर, ये ए की जगह एक्स, ये एक्स और ये cos थीटा हमें निकालना है। तो बताओ बेटा, यहाँ से ये बचा माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले गए, ये हो गया 2x स्क्वायर cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू -1/2, क्लियर है। तो ये बताइए जरा, cos थीटा, ये पता क्या लिखा, cos 90 + 30, cos 90 + 30 यानी पता है cos थीटा cos 120 है, ये cos 120 हमारा -½ होता है, तो थीटा हमारा 120 डिग्री आ गया। cos 90 + 30 -sin 30 होता है, और ये बताओ -½ होता है, राइट, ये हमको पता है। तो थीटा आ गया 120, इसका मतलब उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री रहा होगा। अगला सवाल लिखिए, अगला क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। रब करा जाए, देखिए क्वेश्चन लिखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, क्वेश्चन लिखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, कॉमा, one double the other, one double the other, one double the other in magnitude, one double the other in magnitude, one double the other in magnitude is perpendicular to, is perpendicular to, is perpendicular to the smaller of two forces, is perpendicular to the smaller of two forces. Find
एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, फाइंड एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। हमें बताना है उन दोनों फोर्स के बीच में एंगल, राइट। तो पहले सवाल पढ़ लो। कह रहे हैं दो फोर्स जिसमें से एक फोर्स दूसरे का डबल है, उन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो जरा एक बात और, सवाल को करने के दो तरीके हैं आपके पास। आप अगर फार्मूला पे जाएं तो देखो, आपने माना था एक फोर्स ऐसे ए, तो इसे हमने मान लिया चलो एक्स। ध्यान से देखिए, ये छोटा वाला फोर्स मान लिया हमने एक्स न्यूटन, दूसरा वाला फोर्स हमने बड़ा मान लिया, इसको हमने कह दिया 2x न्यूटन। इसके बीच का ये एंगल थीटा था, ये रिजल्टेंट था। और बताओ ये रिजल्टेंट हमारा x से, छोटे वाले से कितने एंगल पे आया था, अल्फ़ा। और याद करो ये अल्फ़ा की वैल्यू अगर, अच्छा ये कितना होगा, 2x का cos थीटा, ये होगा 2x का sin थीटा, याद आ रहा है, जो कि था b sin थीटा, और ये था v cos थीटा, याद आ गया होगा। उन्होंने हमसे कहा कि जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले के परपेंडिकुलर है, यानी इस अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री। तो याद करो tan अल्फ़ा हम लगाते थे तो ये आता था मॉडुलस बी साइन थीटा अपॉन मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी कॉस थीटा। तो बताओ अल्फ़ा हमारा 90 डिग्री है। कैसे पता चल गया अल्फ़ा 90? क्योंकि उन्होंने कहा जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले फोर्स के परपेंडिकुलर पाया गया। तो बताओ ये रिजल्टेंट इस छोटे वाले से 90 डिग्री पर, तो अल्फ़ा 90। तो देखो tan 90, बड़ा वाला फोर्स है 2x साइन थीटा, ये a है x प्लस 2x कॉस थीटा। अब tan 90 की वैल्यू 1/0 इनफाइनाइट, 1/0। तो ये देखो 2x साइन थीटा और ये x प्लस 2x कॉस थीटा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये देखो x प्लस 2x कॉस थीटा बराबर 0 आ गया बेटा, ये 0 मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1 प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -½ और अभी भी देख के गए कि कॉस थीटा -½ अगर है तो थीटा पक्का 120 डिग्री है। इसका मतलब उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री एंगल होगा, राइट। ये हमारा आंसर। इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो कोई कैलकुलेशन ना करें, आप ऐसे ही कर सकते थे कॉमन सेंस से, राइट। पहले इसको नोट करिए फिर मैं बताता हूँ, पहले इतना नोट करिए। आप एकदम कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। तो देखिए भाई, इसको आप अपने कॉमन सेंस से करें। तो देखो मान लो एक वेक्टर ये था, ध्यान से देखना, मान लो ये था हमारा छोटा वाला वेक्टर x, ये बड़ा वेक्टर था 2x, डबल मैग्नीट्यूड का 2x। हमसे कह रहे हैं इनका जो रिजल्टेंट है दोनों का वो छोटे वाले के परपेंडिकुलर पाया जाता है। हमें इनके बीच का एंगल ये निकालना है, ये एंगल थीटा। अच्छा, वेक्टर के बीच का एंगल स्मॉलर एंगल होता है, दो एंगल होते हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है, तो ये बड़ा एंगल है ये वाला। हमें हमेशा दो वेक्टर के बीच का स्मॉलर एंगल, कभी भी कहा जाए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इट मीन्स स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि स्मॉलर एंगल को ही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कंसिडर किया गया। तो बताओ बेटा, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया।
हमें कह रहे हैं इनका रिजल्टेंट इस छोटे वाले के परपेंडिकुलर इधर आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो चलो इन दोनों का रिजल्टेंट देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं तुमसे कहूँ ये एंगल अगर मैं अल्फ़ा मान लूँ, तो अगर ये अल्फ़ा, तो ये बताओ थीटा जो हमें निकालना वो 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस 2x के जरा कंपोनेंट कर दो। तो देखो भाई मैं करने जा रहा हूँ, देखना ये x इधर कंपोनेंट 2x का कॉस अल्फ़ा और इधर कंपोनेंट 2x का साइन अल्फ़ा। अब देखो हमने इस वेक्टर को हटा दिया, इसकी जगह है ये वेक्टर ऐसे था डॉट 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 ऐसे था, अल्फा एंगल पे था, हमने इसके कंपोनेंट इस्तेमाल कर लिए। तो बताओ अगर कंपोनेंट इस्तेमाल कर लिए इसका मतलब ये वेक्टर हट गया। अब देखो इन तीनों का रिजल्ट हमें इधर चाहिए छोटे वाले के परपेंडिकुलर। तो यार एक बात बताओ, इन तीनों का रिजल्ट इधर तभी बचेगा जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए और यही बन जाए रिजल्टेंट। तो ये दोनों कैंसिल कब होंगे? जब ये x और 2x कॉस अल्फा बराबर हो जाए। तो x बराबर 2x कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर हाफ, तो अल्फा आ गया 60 डिग्री। तो बताओ अगर ये अल्फा 60 आया, हमें तो थीटा चाहिए, तो थीटा हो गया 180 डिग्री माइनस अल्फा 60 डिग्री, तो आंसर हो गया 120 डिग्री एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आंसर आ गया। और आपको पता है रिजल्टेंट कितना आया? रिजल्टेंट आया 2x साइन अल्फा। तो आपसे कोई यही कहते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ, तो रिजल्टेंट होगा 2x साइन अल्फा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये आएगा 2x √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3x इज द रिजल्टेंट। तो एक फोर्स अगर x न्यूटन है और दूसरा 2x न्यूटन है, तो इनका रिजल्टेंट छोटे वाले के परपेंडिकुलर होगा, और वो तब होगा जब दोनों के बीच में एंगल 120 होगा और उस रिजल्टेंट की वैल्यू √3x होगी। क्लियर? नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। इसे मैं रब कर रहा हूं, अब देखिए चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए भाई। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखा द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस acting at a point is 18। यानी एक अगर A है दूसरा अगर B है, तो A और B के मैग्नीट्यूड का सम 18 कहा गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस ऑफ A प्लस B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12 and magnitude of resultant is 12 and magnitude of their resultant is 12, right? अब आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद, if the resultant is at 90 degree, if the resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, कह रहे जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री पर है, किससे? उस फोर्स से जो छोटा वाला फोर्स है। तो द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस
फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस। आपसे कह रहे हैं कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बताने को कहा गया है। ठीक है, तो देखो भाई बहुत आसान सवाल है, पहले अच्छे से बोलो। ये मैग्नीट्यूड का सम, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं a प्लस बी बराबर 18, इसमें कोई बुराई नहीं। a प्लस बी मतलब ये मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, ठीक। और ये रिजल्टेंट है 12, तो रिजल्टेंट होता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसे होता है। तो ये बेटा 12 है, तो ये देखो 12 का स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैं तो कहूँगा पूरे में या तो ए बचाओ या बी बचाओ, तो आपने कहा चलो पूरे में ए बचा लो सर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर, अच्छा एक बात और बताओ, हमें सवाल में ये भी कहा गया है कि जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले फोर्स से 90 डिग्री पे, तो ध्यान दो। मान लो छोटा वाला फोर्स ए है, बड़ा वाला फोर्स बी है। हमने छोटे वाले को ए मान लिया, बड़े वाले को बी मान लिया। इनके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट ये आता था, अभी पढ़ के गए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो याद करो जरा, ये होता था v साइन थीटा, ये होता था v कॉस थीटा, याद आ रहा है। तो बताओ ये एंगल अल्फा होता था, तो टेन अल्फा जब हम लगाते थे, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इधर, तो अगर हम यहाँ टेन अल्फा लगाते थे तो बताइए क्या निकल के आता था, टेन अल्फा बराबर, और ये होता था b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, और ये एंगल होता था अल्फा हमारा वेक्टर a के साथ, और वेक्टर a को आपने छोटा मान लिया। ये कह रहे हैं अल्फा 90 है भाई, तो टेन 90 इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे लिख दें, नो प्रॉब्लम। a और b अब ये मैग्नीट्यूड है, तो बताना भाई, इसको बताओ 1/0 लिख दें। तो ये देखो v साइन थीटा a प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ b कॉस थीटा की वैल्यू -a के बराबर आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो देखो इस b कॉस थीटा की जगह हम -a रखने जा रहे हैं, तो 12 का स्क्वायर, ये देखो जरा a स्क्वायर, b की जगह 18 माइनस a का स्क्वायर, और ये देखो 2a और b कॉस थीटा की जगह -a। इस v कॉस थीटा को मैंने -a से रिप्लेस कर दिया, तो ये 144 a स्क्वायर, इसे ओपन करो, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर हुआ आपका 324, क्यों भाई, ठीक है, ठीक, प्लस a स्क्वायर -36a और -2a स्क्वायर। तो यहाँ से ज़रा देखो a स्क्वायर 2a स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर लाओ तो 36a बराबर 324 माइनस 144, सब्ट्रैक्ट करो, 4 से 4 0, और 12 में से 4 गया 8, और इधर 3 में से 2 गया 1, 180। तो a बराबर 180 अपॉन 36, ये आ गया 5, तो a बेटा आ गया 5। तो जो एक फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड तो हो गया 5 न्यूटन, और जो दूसरा था उसका मैग्नीट्यूड बताओ, a और b के मैग्नीट्यूड का सम 18 था, तो ये हो गया 13 न्यूटन। ये आंसर हो जाएंगे, राइट। इसे नोट कर लीजिए, और एक सवाल और करते हैं, एकदम आसान से सवाल, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। हो गया होगा मेरे ख्याल से।
चलिए ध्यान दीजिए, आपको सवाल दिया जा रहा है, बहुत ही आसान है और ये आखिरी सवाल है। कह रहे मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। एकदम आसान है। आपसे कह रहे हैं फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो एकदम आसान। हमें ए और बी के बीच का एंगल लगा। ये देखो दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट, ये क्या चीज है? ये रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ ए एंड बी। क्यों भाई? ये भी रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है सब्सट्रैक्शन, रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। और ये बातें दोनों ही मैं आपको बता चुका हूं। तो बताओ क्या करें? दोनों तरफ स्क्वायर कर दें? स्क्वायर कर दो। बताओ अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो बताइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो बताओ क्या आएगा? इधर बनेगा a प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर, ये बन गया a माइनस बी का स्क्वायर। ये R1 रिजल्टेंट का स्क्वायर, ये R2 रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो बताओ दो वेक्टर के एडिशन के रिजल्टेंट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ पर ये ए और बी मॉडुलस होंगे। याद करो दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये अभी पढ़ा के गए। तो बताइए ये वास्तव में आर स्क्वायर लिखा कर देखा जाइए, आर स्क्वायर रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो बताओ ये सब कटता हुआ 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब ए और बी दो ऐसे वेक्टर हैं जो नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो cos थीटा ही 0 होगा। इसका मतलब थीटा रहा होगा 90 डिग्री, थीटा रहा होगा 90 डिग्री। और बात समझ में भी आती है। तो ऐसे समझो कि दो वेक्टर का एडिशन, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर माइनस बी। तो बताओ ये लेंथ होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये लेंथ होगी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बताओ ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, बताओ ये दोनों ही होंगी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो इसका मतलब कुछ समझे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तभी बराबर होंगे जब ये दोनों वेक्टर कितने एंगल पे हैं? 90 डिग्री, जो कि मैंने निकाला है। तो ये आप कॉमन सेंस से भी बोल सकते थे कि दो वेक्टर 90 डिग्री पे होंगे तभी उनके एडिशन का रिजल्ट और उनके सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट बराबर होगा। सिमिलर टू, आप ऐसे समझो कि एक वेक्टर ए मान लें 2i प्लस 3j, दूसरा वेक्टर हम बी मान लें 2i माइनस 3j। तो ये दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आप ऐसे समझिए कि हमने क्या करा है, एक वेक्टर ए माना केवल 2i और वेक्टर बी माना है हमने 3j। अब मैं कहूँ एक R1 वेक्टर a प्लस बी, बताओ ये आएगा 2i प्लस 3j, और एक R2 वेक्टर ये बताओ आएगा a माइनस बी और ये होगा 2i माइनस 3j। और बताओ अब मैं तुमसे कहूँ a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो, क्या इनके मैग्नीट्यूड a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या बराबर आ रहा है? रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसका मतलब ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये 2i ये 3j एक x के लॉन्ग एक y के लॉन्ग, जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है। मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि कहीं भी ये सवाल देखते हैं तो करने लायक नहीं होते, आप देख के कर सकते हैं कि दो वेक्टर का एडिशन का रिजल्ट या दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट अगर बराबर आ रहा है मैग्नीट्यूड में,
तो पक्का उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री रहा होगा, राइट। चलिए खैर, तो अब ऐड डालिए स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम लोग दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये बातचीत हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।